दोस्तों आज की हमारी यात्रा है कन्याकुमारी की। जहाँ पे विवेकानंद जी को आत्मज्ञान हुआ था। जहाँ पे गांधी जी की अस्थियां प्रभावित से पहले रखी गई थी। जहाँ पे त्रिवेणी संगम है, तीनों सागर जहाँ पे मिलते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पूरे वर्ल्ड का सबसे समृद्ध मंदिर, जहाँ पे सबसे ज़्यादा सोना, जेवरात और पैसे मिले। विवेकानंद रॉक मेमोरियल, माता कन्याकुमारी मंदिर जहाँ पे माता पार्वती ने शिव जी से विवाह के लिए तपस्या की थी। यहीं पे विवेकानंद जी को आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसी चट्टान के। और भी बहुत सुंदर प्राकृतिक नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे कन्याकुमारी में। आइए चलते हैं इस यात्रा पे। रामेश्वर से हम कन्याकुमारी पहुंच चुके थे रेलवे स्टेशन पे। समय था 5 का और हमने जल्दी ही सूर्योदय देखने की सोची, जो कि यहाँ का एक फेमस स्पॉट है। कन्याकुमारी के छोर से बिल्कुल सूर्य नज़र आता है और हम भाग भाग के यहाँ पे पहुँचे। स्टेशन से ऑलमोस्ट 2 ही किलोमीटर है। यहाँ पे देखने पे पता चला कि इतनी भीड़ हमने शायद ही कहीं देखी होगी, जो कि उतावली थी सूर्य के निकलने का। बहुत सारी भीड़ थी, बहुत सारे आदमी अपने फ़ोन में, कैमरे में कैद करने को उतावले थे सूर्य को, जैसे ही वो निकलते देखते समंदर से। तो यहाँ का क्या है कि जब भी सूर्य निकलता है तो वो एक प्रकाश की तरह, एक गोल्डन गोले की तरह उभर के आता है, जैसे वो समंदर से ही निकल रहा हो। आगे थोड़े से बादल थे, वरना ऐसा ही प्रतीत होता था कि सुबह सुबह वो समंदर से ही निकल रहा है, एक आग का गोला, एक गोल्डन गेंद। और बड़ा ही सुंदर नज़ारा था ये फेमस है कन्याकुमारी अपने सनसेट और सनराइज के लिए। ये आप देख सकते हैं कैसे बादलों में ऐसे गोल्डन कलर आ रखा है सूर्य की वजह से, और उसके नीचे समंदर, सामने ही रॉक मेमोरियल और तमिल के एक महान कवि की प्रतिमा है जो वहाँ के लिए आदरणीय है, जिन्होंने काफ़ी सारे उनके साहित्य और कविताएं लिखी हैं। गांधी जी की समंदर में विसर्जन से पहले अस्थियां रखी गई थी। एक जगह बनाई हुई है जहाँ पे अंदर जाने पे उनके फोटोज़, उनके कोट्स, उनके काफ़ी हिस्टोरियन फोटो थे, सभी राजनेताओं के साथ अच्छे अच्छे कोट्स थे। बाहर काफ़ी खुला हुआ मैदान और साथ में ही समंदर काफ़ी सुंदर बना रखा था। गांधी जी की अस्थियां उनकी इच्छा अनुसार भारत के कोने कोने में प्रवाहित की गई थी। जैसे इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में त्रिवेणी संगम पे, वहाँ पे जहाँ पे गंगा यमुना सरस्वती का संगम होता है। फिर उड़ीसा में, साउथ अफ्रीका में भी, पुणे में, और यहाँ पे अरेबियन सी में भी, यहाँ भी संगम है। ये जो आप देख रहे हैं संगम है, यहाँ पे तीनों सागर मिलते हैं, जो कि बंगाल की खाड़ी है, हिंद महासागर है और अरेबियन सी है। और ये आप जो देख रहे हैं यहाँ पे त्रिवेणी संगम है, जहाँ पे तीनों सागर मिलते हैं, उनकी लहरें मिलती हैं। ये जो स्नान कर रहे हैं वो पूरा आनंद ले रहे हैं संगम पे। और ये सामने ही थिरुवल्लुवर प्रतिमा है, जो कि तमिल के
प्रसिद्ध कवि हुए हैं जिन्होंने काफ़ी साहित्य लिखा है और यहाँ पे वो काफ़ी फेमस है, इसलिए उन्होंने प्रतिमा लगा रखी है। उसके पीछे ही जो आप देख रहे हैं ये विवेकानंद रोक मेमोरियल है, जहाँ पे विवेकानंद जी को आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके साथ ही देवी कन्याकुमारी मंदिर भी, जो कि देवी पार्वती के रूप में तो उनकी प्रतिमा, उनके जो पद हैं वो वहाँ पे स्थापित हैं। और वहाँ जाने के लिए ये फेरी से जाया जाता है, करीबन आध किलोमीटर दूर है यहाँ से। पहली बार हम समंदर में फेरी के नज़ारे लेने वाले थे और ये फेरी है जो इस तरह की होती है। यहाँ पे इसमें एक बस की तरह ही समझ लीजिए, जिसमें सीटें होती हैं और लाइफ जैकेट लेके बैठना होता है। तो काउंटिंग का ये होता है कि जितनी भी लाइफ जैकेटें होती हैं उतने ही पैसेंजर इसमें आएंगे, तो उतने ही गिनती करके रखते हैं। ये सभी आप अपने लेके इसमें बैठ गए हैं और बड़े ही अच्छे अनुभव था ये भी समंदर का। सभी फेरी की हालत थोड़ी खस्ता थी, लोहे में काफ़ी जंग लगा हुआ था जितने भी वहाँ पे फेरी थी। तो समंदर का पानी है वो अच्छे लोहे में भी जंग लगा देता है। तो ऑलमोस्ट 5 या 7 मिनट लगते हैं रोक मेमोरियल इस फेरी में पहुँचने से। और ये सामने ही रोक मेमोरियल है, कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है कुछ कुछ। और ये सामने ही एक भाई खड़ा हुआ है जो फेरी है उसका एंकर लेने के लिए। यहाँ से इस फेरी पे से रस्सा फेंका जाएगा और वो भाई उसको वहाँ पे नोट पे लगा देगा। सेम विवेकानंद जी को भी इसी रोक पे एक एंकर मिला था अपने जीवन में नई दिशा देने के लिए और जीवन के उद्देश्य को जानने के लिए। वैसे ही हम सब की लाइफ में भी एक एंकर की ज़रूरत होती है अपनी नई दृष्टि और उद्देश्य खोजने के लिए। ये जगह एक पर्यटन स्थल नहीं है, हर विचारशील लोगों को यहाँ पे आना चाहिए। उनको देखना चाहिए कि वो जीवन में कहाँ पे अटक गए हैं, कहाँ ठहर गया उनका जीवन। ये जगह हर किसी के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन सकती है, उनकी शक्ति को एक अच्छे वे में ट्रांसफ़र कर सकती है। कहाँ पे जाना है, उनको क्या करना है जीवन में, ये सभी कुछ इस जगह से सीखने को मिल सकता है। यहाँ पे ध्यान मंडपम है और काफ़ी सारी वास्तुकला और काफ़ी मूर्तियाँ, विवेकानंद से रिलेटेड सामग्री यहाँ पे रखी हुई है। इस जगह पे 1892 में विवेकानंद जी आए थे इस चट्टान पे, और बाद में उनकी यादगार में 1970 में इसको बनाया गया था। ये अंदर उसी चट्टान के ऊपर उनकी मूर्ति स्थापित की हुई है। यहाँ पे 3 दिन तक बगैर कुछ खाए पिए उन्होंने ध्यान लगाया था। वो विचलित थे, भारत की जो गरीबी है और इतने दुख हैं लोगों के अंदर, उनमें ज्ञान की कमी है, वो उन तक पहुंचा नहीं पा रहे थे। वो समझ नहीं आ रहा था उनको कि क्या किया जाए। तो इसी उलझन वश होके वो यहाँ तक आए थे। वैसा माना जाता है कि वो एक तरह से डूबने के पर्पज से आए थे या अपने आत्मदाह करने आए थे, वो अलग अलग थ्योरीज हैं। तो यहाँ पे आके उन्होंने 3 दिन तक ध्यान लगाया और अपने आगे क्या करना है अपना उद्देश्य स्पष्ट हुआ, उनको जीवन में एक नई राह मिली। इसके बाद ही फिर उन्होंने देश विदेश की यात्राएं की और वहाँ पे उनकी बड़ी यात्राएं सफल रही। उसके बाद ही उन्होंने अपने अलग अलग मठ स्थापित किए थे। बहुत ही सुंदर जगह है, यहाँ से बिल्कुल सनसेट और सनराइज बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं। इसके नीचे ही विवेकानंद ध्यान मंडपम बनाया गया है, जहाँ पे कोई भी आके बैठ के कुछ ध्यान लगा सकता है, अपने अंदर के उद्देश्य को खोज सकता है, आत्म चिंतन कर सकता है। जैसे विवेकानंद जी को एक नई प्रेरणा मिली थी यहीं से, तो हर कोई युवा यहाँ पे आ सकता है और अपने जीवन में कोई भी ऐसी किरण
कोई भी उद्देश्य खोज सकता है ध्यान लगा के। यहाँ पे श्रीपाद मंडपम है और ये जो पैर की आकृति आपको दिख रही है ये श्री कन्याकुमारी देवी जी मंदिर की है। माना जाता है कि यहाँ पे जो देवी जी थी वो पार्वती रूप में उन्होंने शिव जी को पाने के लिए तपस्या की थी, जो कि उनकी मनोकामना तो पूरी नहीं हुई, लेकिन उनको एज ए पार्वती ही पूजा जाता है। वो एक कन्याकुमारी के नाम से प्रसिद्ध हो गई थी, जिस वजह से इस जगह का नाम भी पड़ा बाद में। और ये देखिए समुद्र कितना ही सुंदर दिखाई देता है यहाँ से, बिल्कुल नीला पानी और नीला ही आसमान एक लाइन से जुड़ रखे हों दोनों जैसे। बड़ा ही अच्छा मनोरम संगम है। इसके बाद हम शहर में वापस आए कन्याकुमारी में और कुछ एक्सप्लोर किया, वहाँ की मार्केट वगैरह और खाना लिया। उसके बाद हम शाम को फिर से यहाँ त्रिवेणी संगम पे घूमने के लिए आए, खाना वगैरह खा के, और कुछ समय यहाँ पे व्यतीत किया समंदर के पास शाम का समय, और लहरों का स्पर्श जो हो रहा था पैरों से उसका आनंद लिया हमने। और अगले ही सुबह 4 बजे हम वहाँ के स्टेशन पे पहुँच गए थे अपने वापसी के सफ़र के लिए, जहाँ पे हमें तिरुवनंतपुरम जाना था, अपने उसी शहर में जहाँ पे हमारे दोस्त का रूम था। यहाँ से करीब 4 घंटे का सफ़र है। ट्रेन यहीं से निकलती है बन के, और बड़े ही सोते हुए आराम से गए हम, और करीबन वहाँ 7:30 बजे हम पहुँच गए थे। ये तिरुवनंतपुरम का स्टेशन है। अब यहाँ से बारी है कुछ टैक्सी या कोई कैब करने की, जो हमें अपने हॉस्टल तक या जो भी हमारा रूम है वहाँ तक पहुँचा दे। और 2 दिन की साउथ की यात्रा के बाद हम वापस उसी शहर में आ गए थे जहाँ से हमने यात्रा स्टार्ट की थी। अब हम कुछ घंटे या तो आराम करेंगे खाने के बाद, फिर शाम को निकलते हैं इस शहर की यात्रा में। जो यहाँ के मेन अट्रैक्शन होंगे वो सभी आपको दिखाएंगे। मेनली जो यहाँ के मंदिर होंगे तिरुवनंतपुरम में, उनकी यात्रा भी रहती है। जितना ही शिक्षित भरे राज्यों में नाम शुमार है साउथ का, वैसे ही यहाँ की सफाई और हरियाली भी काफ़ी सारी है। सभी समझदार आदमी हैं, अपने आसपास सफाई रखते हैं और प्रकृति के साथ मेल मिलाप बना के चलते हैं। उसका कोई भी ऐसा दुष्प्रभाव नहीं दिखा प्रकृति पे कि यहाँ पे ह्यूमन रह रहे हों। ना ही इतना ज़्यादा पोल्यूशन है, ना ही कचरा दिखा कहीं रोड साइड। काफ़ी अच्छा शहर था। और दिन भर आराम करके हम शाम को पहुंच गए हैं पद्मनाभ स्वामी मंदिर, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर बड़ा ही प्राचीन और समृद्ध मंदिर माना जाता है। इसमें भगवान विष्णु एक सरपसैया पे लेटे हुए हैं, जिसमें शांति और वैभव दर्शाता है भगवान के।
यही वो मंदिर है जिसमें 6 तह खाने हैं, जिसमें से 5 को खोला गया है और उन पांचों में बहुत ही बेशुमार धन दौलत और हीरे जवाहरात मिले हैं। उसी दौलत को देखते हुए ये पूरे वर्ल्ड का सबसे समृद्ध मंदिरों की लिस्ट में शामिल हो गया था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये मंदिर सरकार के अधीन नहीं आता। त्रावणकोर के राजवंश इसको अपनी संपत्ति मानते हैं, ये उनकी संपत्ति है और खुद को इसकी पूरी सिक्योरिटी और पूजा पाठ में वही एक सेवक की तरह ही अपनी भूमिका अदा करते हैं। और इस मंदिर का ड्रेस कोड था लुंगी, नीचे धोती जो होती है, जो कि हमारे लिए नई बात थी। और जो महिलाएं थी उनके लिए साड़ी, या वो भी नीचे धोती पहन सकती थी। तो इस तरह से यहाँ की एक परंपरा है साउथ में कि नीचे लुंगी होनी चाहिए, ऊपर चाहे तो कपड़ा ना भी हो। तो ये एक उनकी परंपरा है जो कि बड़ी ही अच्छी भी थी। सभी उसी को फॉलो कर रहे थे, इवन पुलिस वाले भी और सिक्योरिटी भी। अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, इसलिए अंदर की आपको वीडियो नहीं मिलेगी। इसमें भगवान विष्णु की 18 फुट लंबी मूर्ति है जो कि सरप सैया पे लेटे हुए हैं, बिल्कुल शांत मन से और आराम कर रहे हैं, बिल्कुल सोने की मुद्रा में है। मंदिर के अंदर की वास्तुकला और चित्रकारी मूर्तियां पुराने समय की थी, जो कि आपको अलग अलग कहानियां बताएंगी। आपको एक बार जरूर जाना चाहिए वहाँ पे, हर किसी को। मंदिर के ऊपर भी जो नक्काशी थी, अलग अलग तरह की मूर्तियां थी, पुराने समय की यादगार और वहाँ की कहानियों के बारे में बताती है। सभी को एक बार वहाँ जरूर जाना चाहिए। मंदिर देखने के बाद हम अपने रूम पे खाना वगैरह लेके और फिर हमने सोचा कि क्यों ना एक बार फिर से समंदर की लहरों से आमना सामना किया जाए, क्यों ना शाम के समय बीच पे घूमा जाए, वहाँ के नज़ारे, वहाँ की ठंडक महसूस की जाए। हम सभी दोस्त निकल पड़े थे वहाँ के लिए। ये बड़ा ही रुद्र रूप पे देख रहे थे समंदर का, क्योंकि वहाँ पे 3 दिन के लिए वार्निंग आई हुई थी, समंदर से दूर रहने का परामर्श दिया हुआ था गवर्नमेंट ने, और उसमें नहाना तो बिल्कुल भी नहीं था। तो 3 दिन जहाँ पे हम 3 ही दिन थे, तो और आज के दिन की समाप्ति इसी जगह के साथ होती है, समंदर के साथ ही। यहाँ की शांति, समंदर की लहरों का रौद्र रूप, यहाँ का शोर। आज हमने कन्याकुमारी के बारे में जाना, यहाँ की जगह के बारे में जाना। इससे अगली वीडियो में मिलते हैं फिर एक और नई जगह के साथ, वहाँ के अनुभव के साथ।